प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकालीन इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर इकबाल, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शेरशाह सूरी के बारे में, जिसने 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। शेरशाह सूरी का भारत के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। इसके जीवन चरित्र के एक लेखक अब्बास खान ने तारीख शेरशाही नामक पुस्तक में इसे द्वितीय सिकंदर कहा है। ये ग्रंथ अकबर के आदेश से लिखा गया था, जिसका उद्देश्य अफगानों का इतिहास अंकित करना था। वह उन थोड़े से विदेशी शासकों में से एक था विद्यार्थियों, जिन्होंने भारत जैसे विशाल देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। नागरिक सुविधाओं और यातायात के साधनों का उसने विस्तार किया। इसने अनेक विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किया और उसे हिंदुस्तान के मूल निवासियों का स्नेह, सहयोग और समर्थन प्राप्त करने में भी सफलता मिली। इतिहासकारों का कहना है कि अपने समय में शेरशाह सूरी अत्यंत दूरदर्शी और विशिष्ट सूझबूझ का आदमी था। इसकी विशेषता इसलिए अधिक उल्लेखनीय है कि वह एक साधारण जागीरदार का उपेक्षित बालक था। उसने अपनी वीरता, अदम्य साहस और परिश्रम से दिल्ली के सिंहासन पर स्थान ग्रहण किया। अब हम बात करते हैं कि उस पृष्ठभूमि की, जब शेरशाह अपनी विस्तार कर रहा था अपनी महत्वाकांक्षाओं का, तो पानीपत और घाघरा के युद्धों में हमने देखा था कि बाबर ने अफगानों को पराजित किया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना की नींव रखी थी। खानवा के युद्ध ने बाबर की भारतीय विजय को स्थायित्व प्रदान किया था, किंतु बाबर अफगानों की शक्ति को पूरी तरह नष्ट करने में असफल रहा। महमूद लोदी, बहादुर शाह और अन्य दूसरे अफगान नेता मुगलों को गद्दी से विस्थापित कर भारत में पुनः अफगान साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली का सम्राट बना था। तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों में जैसे व्यक्ति की जरूरत मुगल गद्दी को थी, हुमायूं इस मांग को पूरा करने में असमर्थ था। दूसरी ओर शेर खां सूर जैसे अफगान नेता ने अफगान शक्ति को संगठित कर भारत में पुनः अफगान साम्राज्य की स्थापना का प्रयास किया। शेर खान ने एक बार कहा था, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा ऊपर बना रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। अपने इस कथन को चरितार्थ करने में वह सफल रहा और उसने हुमायूं को हराकर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं के भारत से 15 वर्ष के निर्वासित काल में जिस सूर राजवंश ने भारत पर शासन किया, उसकी स्थापना शेरशाह सूर ने ही की थी। शेरशाह का शासनकाल दो कारणों से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पहला, अंतिम बार एक अफगानी राजवंश दिल्ली के सिंहासन पर पुनः स्थापित हुआ। दूसरा, शेरशाह ने देश की प्राचीन शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित कर उसमें उपयोगी और आवश्यक सुधार किए। विद्यार्थियों, ये तो एक पृष्ठभूमि है शेरशाह के बारे में। अब हम बात करेंगे उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। उसका जन्म 1472 ईस्वी में हिसार फिरोजा में हुआ था। युवा काल में वह अपना अधिकांश समय पिछले बादशाहों के जीवन चरित्र तथा उनके असाधारण वीरता के कार्यों को पढ़ने में व्यतीत करता था। जौनपुर में उसके रहते सूर अफगानों ने पाया कि उसमें महानता के लक्षण विद्यमान हैं। उसके माथे पर श्रेष्ठता के चिन्ह अंकित है और समस्त सूर अफगान जाति में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें उसके समान विद्वता, प्रतिभा, विवेक तथा बुद्धि हो। तो विद्यार्थियों, ये उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि शेर खां, जैसा कि अभी बताया था कि उसके पिता एक जमींदार थे और उसके बाद उसने किस प्रकार अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। तो शेर खां का जो प्रशासक और प्रबंधक के रूप में क्या अनुभव रहा, तो उसके पिता हसन खां ने जब सहसराम तथा ख्वासपुर के परगने सुव्यवस्था करने हेतु उसे सौंपे, तब उसने आश्वासन दिया था कि मैं जिले की समृद्धि को बढ़ाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। फरीद खां 1497 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक, यानी लगभग 22 साल तक इस पद पर बना रहा। इस अवधि में उसने अपने भविष्य के प्रशासनिक गुणों का अच्छा परिचय दिया। इस काल में उसने
जो सुधार अपने जिले में किए, अपनी जागीर में किए। सर्वप्रथम उसने अपने अनेक जमींदारों के विद्रोह को शांत किया। दूसरा, दीवानी एवं फौजदारी अधिकारियों को पूर्ण नियंत्रण में रखा। तीसरा, प्रजा को शांति एवं सुव्यवस्था प्रदान की। चौथा, जागीर में लगान की एक अच्छी व्यवस्था की भी स्थापना की। यह व्यवस्था भूमि की विधिवत नापजोख, उनके वर्गीकरण और उसमें होने वाली पैदावार यानी उपज पर आधारित थी। अपनी जागीर में न्याय की भी उसने संतोषजनक व्यवस्था की। तो विद्यार्थियों, एक पृष्ठभूमि थी कि आगे चलकर उसने अपने राज्य का कैसा प्रबंधन करना था, उसकी भूमिका उसने अपने पिता के समय रहते ही कर ली थी। शेर खां मुगल सेवा में भी रहा। उसने बाबर के यहाँ भी नौकरी की और मार्च 1528 ईस्वी में बाबर ने उससे प्रभावित होकर उसकी पैतृक जागीर उसे सौंप दी थी। चंदेरी के घेरे में भी वह उपस्थित था। शेर खां ने मुगलों के साथ रहकर उनकी सैनिक व्यवस्था तथा शासन प्रणाली की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। बाबर को शेर खां की महत्वाकांक्षाओं का एहसास हो गया था और उसने मीर खलीफा को शेर खां के विरुद्ध ये चेतावनी दी थी कि यह अफगान छोटी छोटी बातों से विचलित होने वाला नहीं है, वह भविष्य में एक महान व्यक्ति हो सकता है। शेर खां पर दृष्टि रखो, क्योंकि वह चतुर व्यक्ति है और उसके ललाट पर राजत्व के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थियों, बाबर की आशंका सही साबित हुई और शेर खां ने धीरे धीरे इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वे बाबर के पुत्र यानी मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करने में ही सफल नहीं हुआ, बल्कि उसे भारत से पलायन करने पर विवश कर दिया। शेर खां मुगल दरबार में कुछ ही वर्ष रहा। उसे मुगलों में विश्वास नहीं था, अतः उसने बिहार लौटकर मोहम्मद शाह के यहाँ नौकरी कर ली। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद 1528 में जलाल खां का संरक्षक बना। जलाल खां जो कि मोहम्मद शाह का पुत्र था और उसका मंत्री भी वह नियुक्त हुआ। इस पद पर उसने बिहार व उसके अधीन प्रदेशों पर स्वेच्छापूर्वक शासन करना शुरू कर दिया। 1529-30 ईस्वी में वह बिहार का वास्तविक शासक बन गया। शेर खां के साथ आगे चलकर मुगलों के जो है संघर्ष भी हुए और 1536-38 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल के शासक नुसरत शाह की मृत्यु के बाद वह मौका देखकर बंगाल पर आक्रमण उसने किया और बंगाल के प्रवेश द्वार तेलियागढ़ी पर अधिकार कर लिया। 1537 ईस्वी में उसने बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया और सुल्तान महमूद शाह ने 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर शेर खां के साथ संधि कर ली। महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की प्रार्थना की। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको रोहतासगढ़ दुर्ग पर अधिकार के बारे में। 1538 ईस्वी में शेर खां ने चालाकी से दक्षिण बिहार में एक किले रोहतासगढ़ पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग का सामरिक महत्व यानी सैनिक महत्व बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर शेर खां ने न केवल अपने परिवार को सुरक्षित रख दिया, बल्कि गौड़ यानी बंगाल से प्राप्त खजाने को भी यहाँ पहुँचा दिया। विद्यार्थियों, इससे ये हुआ कि उसके साधन बढ़ गए, उसकी आय के स्रोत बढ़ गए और अब वह हुमायूं का सामना करने के लिए तैयार था। अब मैं बताना चाहूँगी आपको शेर खां व हुमायूं के बीच हुए चौसा के युद्ध के बारे में। 26 जून 1539 ईस्वी को बंगाल को जीतकर आगरा लौटते हुए हुमायूं व शेर खां के बीच चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। 25 जून 1539 ईस्वी को अफगान सेना ने अचानक मुगल सेना पर आक्रमण यानी हमला कर दिया। मुगल सेना इस आकस्मिक हमले के लिए तैयार नहीं थी, अतः उनमें जो है भगदड़ मच गई। बहुत से सैनिक अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद पड़े। हुमायूं ने शेर खां का बहादुरी से सामना किया, किंतु वह पराजित हुआ। वह स्वयं भी डूबते डूबते बचा और एक भिश्ती द्वारा उसे बचाया गया। शेर खां को पूर्ण विजय प्राप्त हुई और चौसा की विजय ने विद्यार्थियों पानीपत की यानी जो मुगलों की पानीपत विजय थी उसकी को धो दिया। अब बताना चाहूँगी मैं आपको शेर खां बंगाल और बिहार के शासक के रूप में किस प्रकार कार्यरत रहा। तो चौसा की सफलता ने शेर खां को बंगाल व बिहार का निर्विरोध शासक बना दिया।
चौसा में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। इस अवसर पर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलाए और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। इस घटना के बाद शेरशाह बनारस, जौनपुर, लखनऊ होता हुआ और वहाँ के शासन की उचित व्यवस्था करता हुआ कन्नौज के पास पहुँच गया। अब हम बात करेंगे कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की, जो 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह ने हुमायूं को निर्णायक रूप से पराजित किया। शेरशाह ने हुमायूं का पीछा पंजाब तक किया। अब इस युद्ध का क्या महत्व रहा, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी आपको कि कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध ने चौसा के युद्ध द्वारा प्रारंभ किए गए अधूरे कार्य को पूरा किया। चौसा की सफलता ने शेर खां को शेरशाह बनाया। ये ध्यान दीजिएगा आप कि शेरशाह का नाम पहले फरीद खां था, बाद में शेर खां हुआ और चौसा की विजय ने उसे शेर खां को शेरशाह में तब्दील कर दिया और बंगाल एवं बिहार का राज्य उसके कदमों पर रख दिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि बिलग्राम की सफलता ने दिल्ली का मुकुट उसके सर पर रख दिया। अब शेरशाह भारत का सम्राट था। उसने मुगल राजवंश के अवशेषों पर दूसरे अफगान साम्राज्य की नींव रखी। अब हम बात करेंगे कि शेरशाह सफल कैसे हुआ, हुमायूं को कैसे वह पराजित कर पाया। तो उसकी सफलता के निम्न कारण थे। पहला, वह एक महान योद्धा और कुशल सेना नायक था। दूसरा, हुमायूं के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां थी, यानी जो तत्कालीन परिस्थितियां थी वो हुमायूं के लिए अनुकूल नहीं थी। तीसरा ये कि हुमायूं ने भयंकर भूलें की युद्ध के समय में, युद्ध के शिविर लगाने में या शेरशाह की शक्ति को समझने में वो कामयाब नहीं हो पाया। परिणाम थे उसे विफलता हाथ लगी। विद्यार्थियों, अब हम ये तो हुआ कि किस प्रकार वह दिल्ली का सम्राट बन गया। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह के शासनकाल में उसके द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार की चर्चा, जो कि 1540 से 1545 ईस्वी के दौरान हुआ। अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए शेरशाह ने सर्वप्रथम हुमायूं को हिंदुस्तान की सीमा से बाहर निकाल दिया। हुमायूं की ओर से निश्चित होने के बाद शेरशाह ने उत्तर पश्चिमी सीमा के गख्खर प्रदेश को जीतने का निश्चय किया। विद्यार्थियों, आप ध्यान दीजिएगा कि हुमायूं को उसने पश्चिमी सीमा से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था और हुमायूं जब वे बाहर निकाला पश्चिमी सीमा से, तो वहीं से अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने का और साम्राज्य विस्तार करता हुआ वह दिल्ली की ओर लौटा। तो सर्वप्रथम उसके द्वारा की गई विजय थी गख्खर प्रदेश की विजय, जो कि 1541 में की गई थी। सिंधु और झेलम नदी के उत्तर में स्थित गख्खर प्रदेश का सामरिक महत्व था, क्योंकि उत्तर पश्चिम से होने वाले आक्रमण इसी मार्ग से होते थे। अतः शेरशाह इस प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था। उसने वहाँ के लोगों से अधीनता स्वीकार करने को कहा, लेकिन वहाँ के लोग जो है स्वतंत्रता प्रिय थे, तो वहाँ के लोगों और सरदारों ने उसका विरोध किया। परिणामतः शेरशाह ने इस प्रदेश को पूरी तरह रौंद डाला। उसने वहाँ रोहतासगढ़ नामक विशाल दुर्ग बनवाया। एक रोहतासगढ़ की बात हमने अभी की थी बिहार में, अब एक रोहतासगढ़ उसने और बनवाया और वह था गख्खर प्रदेश में। और वहाँ पर हैबत खां और ख्वास खां के नेतृत्व में 50,000 अफगान सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना नियुक्त की, ताकि भविष्य में होने वाले उस क्षेत्र के आक्रमण को रोका जा सके। इसके बाद में उसने स्वतंत्र अफगान और जो जाट थे गख्खर प्रदेश के अधीन, तो उन जाटों को भी अपने अधीन बना लिया। साथ ही बलूचों पर उसने पहले ही अधिकार कर लिया था और इसके बाद वह पुनः बंगाल की ओर लौटा और वहाँ पर जो है नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। और ये घटनाक्रम है 1541 ईस्वी का। शेरशाह की बंगाल से लंबे समय तक अनुपस्थिति से लाभ उठाकर बंगाल के सूबेदार खिज्र खां ने राजा की उपाधि धारण कर ली थी और वह शेरशाह के प्रभुत्व को चुनौती देने लगा था। उसे बंगाल के पूर्व सुल्तान के समर्थकों का सहयोग भी प्राप्त था। अतः शेरशाह जल्दी ही बंगाल पहुंचा और खिज्र खां को हराकर बंदी बना लिया गया। भविष्य में होने वाले उपद्रवों से बचने के लिए उसने बंगाल में सैनिक सूबेदारी की प्रथा को समाप्त कर दिया और वहां एक नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की।
उसने बंगाल को कई सरकारों यानी जिलों में बांट दिया और वहाँ एक एक शिकदार की नियुक्ति की, जिनकी नियुक्ति बादशाह स्वयं करता था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि इस व्यवस्था ने प्रांतीय शासन के सैनिक स्वरूप को एकदम बदल दिया और पुरानी व्यवस्था के स्थान पर एक नवीन शासन तंत्र की स्थापना कर दी, जो सिद्धांत के रूप में मौलिक और कार्य की दृष्टि से सुगम एवं सुविधाजनक थी। अब इसके बाद में विद्यार्थियों बात करेंगे मालवा विजय की। शेरशाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया। वहां के शासक बल्लू खान ने 1537 ईस्वी में कादिर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। शेरशाह से पहले ये प्रांत मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। शेरशाह चूंकि एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः वह उन सब प्रांतों पर अधिकार करना चाहता था जो पहले मुगलों के अधीन थे। युद्ध में मल्लू खां पराजित हुआ और शेरशाह का मालवा पर अधिकार हो गया। इस प्रकार ग्वालियर, मांडू, उज्जैन, सारंगपुर, रणथंभौर आदि जगहों पर शेरशाह का अधिकार हो गया। शेरशाह ने सुजात खां को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया। इसके बाद बात करेंगे हम रायसेन विजय की। रायसेन पर मध्यकाल में मुस्लिम शासन था, परंतु अब उस पर चौहान वंशी राजा पूरणमल ने अपना अधिकार कर लिया था। अपने राज्य में उसने कई मुस्लिम को नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार अनेक जो मुस्लिम परिवार थे उनको जो है उसने नष्ट कर दिया था। तो शेरशाह उससे जो है बदला लेना चाहता था और इसीलिए जो है उसने रायसेन पर आक्रमण किया। और शेरशाह की शक्ति का सामना करने में पूरणमल ने जब खुद को असमर्थ समझा तो उसने 1542 ईस्वी में शेरशाह की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, परंतु शेरशाह इससे संतुष्ट नहीं हुआ और 1543 ईस्वी में उसने रायसेन पर आक्रमण कर ही दिया और लंबे घेरे व विश्वासघात के बाद वे रायसेन पर अधिकार करने में सफल रहा। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव कहते हैं कि पूरणमल के विरुद्ध शेरशाह का ये विश्वासघात उसके नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। विद्यार्थियों, इसकी वजह यह है कि जब पूरणमल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी तो शेरशाह को जो है उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए था और इसलिए उसके जो लंबा जो शासनकाल है उसके ऊपर एक जो है बड़ा धब्बा माना गया। अब बात हम करेंगे मुल्तान व सिंध विजय की, जो कि 1543 में हुई। जिस समय रायसीन का पतन हुआ, लगभग उसी समय अफगान सेना ने हेबत खां के अधीन सिंध तथा मुल्तान पर विजय प्राप्त कर ली। सिंध तथा मुल्तान उन दिनों विद्रोह के केंद्र बने हुए थे, अतः शेरशाह के लिए उन भागों को जीतना अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1543 ईस्वी के नवंबर महीने तक सिंध तथा मुल्तान विजय का कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पश्चिम में शेरशाह के साम्राज्य में पंजाब के अलावा सिंध और मुल्तान भी सम्मिलित हो गए। तो विद्यार्थियों, शेरशाह की प्रारंभिक जीवन और उसकी साम्राज्य विस्तार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो है उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे किस प्रकार उसने जो है मारवाड़ पर विजय हासिल की और उसके बाद शेरशाह ने किस प्रकार कालिंजर को जीता, जो कि उसकी अंतिम विजय थी। धन्यवाद।